हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी आईक्यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिहार के अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट जिसमें हम बिहार स्पेसिफिक अक्टूबर की जो न्यूज़ हैं वो देखेंगे। एमसीक्यू पैटर्न होगा डिस्कशन का। माय नेम इज रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक रीसेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है। उसमें आपको ये बताना है कि क्लीनिनेस सर्वे में पटना कौन सी पोजीशन पे रहा है। एक्चुअल में पटना का जो पहले पोजीशन था वो थर्ड था। थर्ड पोजीशन से अब पटना कौन सी पोजीशन में आ गया है इन दिस क्लीनिनेस सर्वे। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन या फिर फोर्थ पोजीशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन्थ पोजीशन। इट मीन्स कि पटना ने इम्प्रूव नहीं किया है, कंडीशन खराब हुई है अगर हम स्वच्छता के सर्वे की बात करते हैं। स्वच्छता का ये सर्वे अर्बन बॉडीज के लिए किया गया था एंड पटना कम्स अंडर अर्बन बॉडीज। बेसिकली स्वच्छता का जो सर्वे है इसको स्वच्छता सर्वे ही कहा जाता है। ये स्वच्छता सर्वे दो पार्ट्स में किया जाता है या फिर आप बोल सकते हैं ये दो कवरेज में किया जाता है। एक तो होता है रूरल एरियाज के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए, एक होता है अर्बन एरियाज के लिए। ग्रामीण इलाकों वाला जो सर्वे है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। इट इज नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ये सर्वे करती है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो स्वच्छता से रिलेटेड सर्वे जो है वो रूरल एरिया में देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को पहले मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कहा जाता था। अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे ये क्लीननेस सर्वे होता है। उन पैरामीटर्स पे पर्टिकुलर जो अर्बन एरिया है वो कैसा परफॉर्म करता है उस हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि पटना को इसमें 9th रैंक दिया गया। अब ये जो पैरामीटर होते हैं इसमें देखा जाता है उस एरिया का सैनिटेशन कैसा है, वहां पे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा तो नहीं है। फिर ये देखा जाता है वहां पे हवा कैसी है, वहां के लोगों सिटीजनशिप जो है मतलब सिटीजन जो है वहां के वो कितने अवेयर हैं, कितने इन्वॉल्व हैं पर्टिकुलर इश्यूज में। ये सब चीजें स्वच्छता के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की ये जो रिपोर्ट रिसेंट रिलीज हुई है इसमें पटना ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। स्वच्छता से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिशन हमारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत पुराना मिशन है। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मिशन कौन से साल में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कौन से साल में लॉन्च हुआ था ये आप बताएंगे। डेट थी 2 अक्टूबर। बेसिकली हमने इसको इस तरीके से लॉन्च किया था कि हम 2019 में महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी में पूरे इंडिया के एरियाज में ग्रामीण इलाकों में खास करके ओपन डिफिकेशन फ्री का स्टेटस हासिल करेंगे। यानी कोई भी शौच जो है वो बाहर नहीं जाएगा, टॉयलेट का यूज करेगा। अब उसके बाद 2019 में इसका सेकंड 2.0 करके एक वर्जन लॉन्च किया गया, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से, क्योंकि इसमें हम ओपन डिफिकेशन फ्री का तो टारगेट कर चुके हैं काफी हद तक सॉल्व, जिसमें हमने टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करवाया अलग अलग जगह में। 2.0 में हम उसको टारगेट को थोड़ा इनहांस कर रहे हैं, जैसे कि ओडीएफ प्लस का स्टेटस दिया जाएगा, डबल प्लस का भी स्टेटस है एक। इसमें हम क्या करेंगे, ना केवल हम टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसको देखेंगे, साफ रखेंगे, बल्कि हम उसका यूज वो भी इंक्रीज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है केवल टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट किया छोड़ दिया, उसका यूजेस बहुत जरूरी है जो कि बिहेवियरल चेंज से आएगा। फिर उसके बाद हम लोग सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओडीएफ प्लस टू अचीव द ओडीएफ प्लस स्टेटस। ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के ऑब्जेक्टिव है कुछ जो कि हमने साल 2019 में सेट किए थे। सो स्वच्छ भारत मिशन किस साल में लॉन्च हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेसिकली रिसेंट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, जिसमें ये पाया गया कि 91 गंगा सिटीज जो हैं उनको इस सर्वे में इनकॉर्पोरेट किया गया। पटना इज ऑल्सो वन ऑफ द गंगा सिटी, क्योंकि गंगा के किनारे पे ही है, गंगा रिवर जहां से पास होती है उसके आसपास के बसे शहरों में ही है पटना। सो पटना इस सर्वे में 9th पोजीशन पे चला गया है। अर्लियर इट वाज इन 3rd पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है। अब ये पॉलिसी कौन से साल तक अपने टारगेट पूरे करेगी ये आप बताएंगे, या फिर ये पॉलिसी का पीरियड एक्सटेंड होके कौन से साल तक गया है। आपके ऑप्शंस हैं 2024 तक, 2025 तक, 2030 तक या फिर 2040 तक।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल 2025 तक। बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 जो है बेसिकली उसका जो टारगेट ईयर है वो 2025 है, जो कि अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करेगी। इस पॉलिसी के तहत साल 2017 से लेकर 2022 तक यानी कि 5 सालों में 54,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। ये 4.5% है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का। अब आने वाले अगले कुछ सालों में यानी कि 2022 के बाद 3 और साल ऐड कर दीजिए, उसमें हम इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है उसको और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन के तौर पे किनको नियुक्त किया गया है, एंड दिस पर्सनैलिटी इज बेसिकली फ्रॉम द बिहार। इस तरीके से मैंने आपका आंसर जो है वो आसान कर दिया अगर आप हिंट ले लेंगे तो। सो इसके ऑप्शंस हैं पंकज त्रिपाठी जी, मनोज बाजपेयी जी, अमिताभ बच्चन जी या फिर पूजा मिश्रा जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी जी। इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी जी बने हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। सो देखिए बेसिकली इससे पहले ही ऑलरेडी बिहार का इलेक्शन कमीशन जो है उसके भी आइकॉन रह चुके हैं। एक्टर पंकज त्रिपाठी जी के द्वारा बहुत सारी मूवीज में काम किया गया, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर होगी, बरेली की बर्फी, काफी हिट मूवीज में इन्होंने अपना रोल प्ले किया है। अब ये नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ऑलरेडी ये स्टेट आइकन थे बिहार के इलेक्शन कमीशन के, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी जिसे आप बोल सकते हैं। इन्होंने बेसिकली यंगस्टर्स को मोटिवेट किया, इनकरेज किया टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं बाय कंबाइनिंग विद द ऑल इंडिया रेडियो। इस कॉम्बिनेशन के साथ या फिर दोनों के जो कोऑर्डिनेशन होंगे प्रोग्राम के, उसके साथ बेसिकली एक अवेयरनेस का फैक्टर जो है वो इंक्रीज किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। इसमें एक सीरीज चलाई जाएगी जिसका टाइटल होगा मतदाता जंक्शन। इस मतदाता जंक्शन में ये कोलैबोरेट करेंगे। इसका ब्रॉडकास्ट विविध भारती के डिफरेंट स्टेशंस पे किया जाएगा, प्राइमरी रेडियो चैनल्स पे किया जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो के। सो बेसिकली इसके थ्रू इलेक्शन की रिगार्डिंग कैंपेन की जाएगी। वो कैंपेन होगी कि आपको वोट देना है, वोट की कितनी जरूरत होती है। और अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी नेशनल आइकन जो है वो उभर के सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो बेसिकली एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले आप डिफरेंस समझेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। ये 243 के आर्टिकल जो है उसके तहत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी ड्यूटीज को डिराइव करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो आर्टिकल है वो है 324, जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस के बारे में बताता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। ऑन द सेम ग्राउंड स्टेट इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, क्योंकि आर्टिकल उसमें इनकॉर्पोरेटेड था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज नॉट अर्लियर देयर, क्योंकि पार्लियामेंट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो थे पहले रेगुलरली कंडक्ट नहीं हो रहे थे। आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया, या आप बोल सकते हैं कि ये बॉडी ही क्रिएट हुई है आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। अब बात करते हैं अलग अलग तरीके से दोनों के अपॉइंटमेंट को लेके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बेसिकली आज के टाइम पे ये 3 मेंबर बॉडी है। जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था तो उस टाइम पे ये 1 मेंबर बॉडी थी। नीड्स और रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री की देखते हुए इसके मेंबर्स इंक्रीज किए गए। 3 मेंबर बॉडी में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तीनों के रोल्स अगर मैं देखूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखूं तो डिफर नहीं करते, पावर्स भी सेम है तीनों के पास। पर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो हेड करते हैं इस मेंबर बॉडी को। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जब रिमूवल किया जाता है, अपॉइंटमेंट होता है सबका प्रेसिडेंट के द्वारा, रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाएगा। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन जो कमिश्नर हैं
उनको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी राय लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिमूवल के टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी पावर वीक पड़ जाती है एज कंपेयर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यही बेसिकली इनको अपॉइंट करते हैं और रिमूवल का पावर भी जो है इनके पास होता है। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए इलेक्शन कमिश्नर्स का या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन का, ये होता है 6 साल या फिर 65 एज। अब बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन में आप ये ध्यान रखेंगे बस कि गवर्नर जो है वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जो है बेसिकली उसको ओवरऑल कौन से नंबर का प्राइज दिया गया है फॉर द बेस्ट ऑपरेशन ऑफ क्लीनिनेस कैंपेन। स्वच्छता के कैंपेन को लेके कौन सा प्राइज बिहार को मिला है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज या फिर फोर्थ प्राइज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड प्राइज। बिहार इज सेकंड ऑल अक्रॉस द इंडिया इन द क्लीनिनेस कैंपेन। फर्स्ट प्लेस पे अगर पूछ लिया जाए तो कर्नाटका इज फर्स्ट। ये स्वच्छता का कैंपेन बेसिकली सैनिटेशन और स्वच्छता की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। सो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, कर्नाटका इज द फर्स्ट, बिहार इज द सेकंड इन द क्लीनलीनेस कैंपेन। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं इन्होंने बिहार को फेलिसिटेट किया है विद दिस अवार्ड और ये क्लीनलीनेस सर्विस के अवार्ड न्यू दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। गांधी जयंती के मौके पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है इन्होंने बिहार को सेकंड प्राइज दिया क्योंकि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन स्वच्छ भारत दिवस के मौके पे जो स्टार्ट किया गया था उसको बहुत अप्रोप्रिएट या एक्सीलेंट मैनर में ऑपरेट किया गया है बाय द बिहार। बिहार की परफॉर्मेंस जो है कंट्री में वो सेकंड रही है आफ्टर द कर्नाटका। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी चीफ गेस्ट रही हैं इस फंक्शन की और जिन्होंने अवार्ड रिसीव किया फ्रॉम द बिहार वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। इनका नाम है राहुल कुमार। इसके अलावा तान्या सुल्तानिया, फिर मुजफ्फरपुर के आशुतोष द्विवेदी, दरभंगा के डीडीसी अमरीश बैंस, सुमन लाल करन, प्रभात रंजन, ये सब भी इस मौके पे मौजूद थे। क्लीन गांव समृद्धि गांव ये स्कीम या फिर आप कह लीजिए कैंपेन जो है ये बिहार के द्वारा चलाया गया था मतलब राज्य में, और ये बिहार में स्वच्छता को प्रमोट करने को लेके ही चलाया गया था। इसका भी सक्सेस एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत हाई था जिसकी वजह से बिहार को आज ये सेकंड पोजीशन या सेकंड प्राइज हासिल हुआ है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि इन सारी पर्सनैलिटीज में से किनका चयन विमेन अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी में किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फ्रॉम बिहार। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। बिहार की कौन सी वो वुमेन है जिनको कि विमेन अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं यशिता सिंह, पूनम सिंह, रशिता सिंह या फिर दीक्षा सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यशिता सिंह हैज बीन चोजन फॉर वुमेन अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी। बिहार की है बेसिकली ये यशिता सिंह जो है, इनको टीम डी के लिए सिलेक्ट किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश तिवारी और वाइस प्रेसिडेंट दिलीप सिंह जो है इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया यशिता को फॉर हर सिलेक्शन। इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो टोटल बेसिकली 4 टीम्स हैं जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। अब ये वुमेन की अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी है, इससे ये पूछा जा सकता है कि ये ट्रॉफी कहाँ कंडक्ट होगी, ऑर्गेनाइज होगी। 4 टीम्स जा रही हैं, ये ट्रॉफी आपकी कंडक्ट की जाएगी गोवा में। ये ट्रॉफी गोवा में कंडक्ट की जाएगी। यशिता सिंह जो है इनको बिहार की तरफ से इस ट्रॉफी के लिए चूज किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शी इज द ओनली वुमेन फ्रॉम बिहार जिनको चूज किया गया चीज के लिए, और इनका जो स्कोर है वो काफी हाई है जिसकी वजह से इनको सेलेक्ट किया गया है। टोटल इन्होंने 222 रन जो है वो 6 मैचेस में बनाए हैं। इनका पर्सनल जो हाईएस्ट स्कोर है वो बेसिकली 138 नॉट आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहां पे 100% डिजिटल बैंकिंग अचीव कर ली गई है। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है पहले हल्का से ये समझ लीजिए। आप बैंक जाते हैं, अपना बही खाता खुलवाते हैं, चेकबुक लेते हैं, कोई भी आपको सर्विस चाहिए, एटीएम पिन जनरेट करना, एटीएम पिन बदलवाना, एटीएम ब्लॉक करना, आपको बैंक जाना पड़ता है। डिजिटल बैंकिंग का मतलब है बैंक की वो सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मुहैया करवाई जाएंगी। ठीक है,
सो इसी तरीके से ये डिजिटल बैंकिंग का टारगेट अचीव किया है बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट ने। यहाँ पे 100% डिजिटल बैंकिंग हो गई है, विच मीन्स कि बैंक की मैक्सिमम सर्विसेज जो कि ऑनलाइन दी जा सकती थी मॉड्यूल में, वो दे दी गई है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आपके ऑप्शंस हैं बक्सर, जहानाबाद, पूर्णिया या फिर नवाड़ा। आंसर हो जाएगा जहानाबाद इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बिहार का जहां पे 100% डिजिटल बैंकिंग हो चुकी है। सो डिजिटल बैंकिंग के लिए गवर्नमेंट एक ईज नाम का प्लेटफॉर्म भी लेके आई थी। अगर ईज पूछ लिया जाए तो ये इसी बैंकिंग को सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया था। और इसी के साथ साथ जीवन प्रमाण पत्र जो या स्कीम कह लीजिए, वो भी डिजिटल बैंकिंग का ही हिस्सा है, जिसमें अगर आप अपने पेंशन के रिलेटेड प्रमाण जमा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। पहले जो पेंशन लेने वाले होते थे, चाहे कितने भी बुजुर्ग होते थे, उनको बैंक में जाकर अपने जीवित होने का जो प्रमाण है वो देना पड़ता था, पर अब ये ऑनलाइन किया जा सकता है। सो डिजिटल बैंकिंग ने इजीनेस क्रिएट करी है इन द लाइफ ऑफ पीपल, और उनको सर्विस बहुत कन्वीनियंस मोड में देने का एक जो डिसीजन है या कोई एफर्ट आप कह लीजिए, वो पुट किया है। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया का मिशन भी चलाया था साल 2015 के लिए, जिसमें साल 2015 में जिसका मेन फोकस था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो किया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें हम डिजिटल का फैक्टर जो है वो जोड़ देंगे, यानी कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होगा उसमें डिजिटलाइजेशन भी किया जाएगा। मैक्सिमम सर्विसेज जो है वो डिजिटल मोड में मुहैया करवाई जाएंगी ताकि लोग जो हैं वो घर बैठे हुए सुविधाएं ले सकें। पर सबसे बड़ा जो फैक्टर हिंडर कर रहा है या फिर एक हर्डल क्रिएट कर रहा है इस प्रॉपर फंक्शनिंग में, वो है लैक ऑफ स्पीडी इंटरनेट एक्सेस। आज भी बहुत सारे रिमोट एरियाज में स्पीडी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं बन पाई है, जिसको ओवरकम करने की जरूरत है। डिजिटल बैंकिंग इज बेसिकली यूज टू प्रमोट द बैंकिंग फैसिलिटी ऑनलाइन। घर पे बैठे हुए आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिल सकती है। हर एक टाउन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक पंचायत में डिजिटलाइजेशन किया गया है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री आपस में मिलकर बहुत सारे कैंपेन भी रन करते हैं फॉर द डिजिटल बैंकिंग। बिहार के ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे ये कैंपेन चलाया गया था। कैंपेन की वजह से लोगों को जागरूकता मिली और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और वो 2 बचे हुए डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कैंपेन चलाया गया था अपार्ट फ्रॉम जहानाबाद, वो है अरवल और शेखपुरा। यहाँ पे भी अवेयरनेस क्रिएट हुआ है और सून यानी कि जल्द ही ये भी 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअल में रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया गया था साल 2019 में, जिसमें ये फोकस किया गया था कि हर एक राज्य जो है हमारे कंट्री का, उसका हर एक डिस्ट्रिक्ट हम 100% डिजिटल बैंकिंग सर्विस जो है उसके साथ जोड़ देंगे। बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। फिर स्टेट लेवल पे बैंकर्स कमेटी बैठी थी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आगे आए थे, उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया, उसका नेटवर्क सिस्टम सेटअप किया डिजिटल बैंकिंग का, और इस तरीके से इसको डिजिटल बैंकिंग बनाने में सब लोग सक्सेसफुल हो पाए। पेट्रोल अगर आपको अपने कार्ड से खरीदना है, रेल टिकट कार्ड से खरीदनी है, इंश्योरेंस, ये सब आपको कार्ड से ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं डिजिटल बैंकिंग के थ्रू कनेक्ट होके। डिस्काउंट भी दिया जाता है इसके थ्रू, और आप घर बैठे बैंकिंग की डिफरेंट सुविधाएं जो हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 10 मेडल्स, 6 मेडल्स, 7 मेडल्स या फिर 9 मेडल्स। आंसर हो जाएगा 6 मेडल्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप जो है वो कौन से नंबर का इस बार कंडक्ट हुआ था जिसमें बिहार ने 6 मेडल जीते? तो आंसर होगा सेकेंड नंबर का। रिसेंटली इसको इंदौर में कंडक्ट किया गया था। इंदौर इज इन मध्य प्रदेश, आपसे वेन्यू पूछा जा सकता है। सो बिहार ने इसमें ओवरऑल 6 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हमारे नेशन की किस जगह पे एस्टेब्लिश हो रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि पूरे देश की ये पहली एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है। आपके ऑप्शंस हैं मधुबनी, अरारिया, बांका या फिर पटना। करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। अब ये स्टेट में डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक न्यूज हुई। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहली एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इंडिया की किस राज्य में एस्टेब्लिश हो रही है? तो राज्य है बिहार। बिहार में पर्टिकुलरली पटना में सेटअप की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेवलिन थ्रो कंपटीशन में, जो कि सेकंड ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में कंडक्ट किया गया, बिहार की कौन सी पर्सनैलिटी को सिल्वर मेडल मिला है?
यानी कि सेकंड ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में जो जेवलिन थ्रो का कंपटीशन हुआ था उसमें बिहार की किस पर्सनैलिटी ने सिल्वर मेडल हासिल किया? ऑप्शंस हैं रीवा सिंह, अंजनी कुमारी, सुमिता वेदी या फिर सुशीला देवी। आंसर होगा अंजना कुमारी जी ने जेवलिन थ्रो कंपटीशन में ये मेडल सिल्वर हासिल किया है। और ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप थी, ये दूसरे नंबर की चैंपियनशिप थी जहां पे ये मेडल इन्होंने हासिल किया। सो बेसिकली इसको कंडक्ट कहाँ किया गया था? अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप को अगर पूछा जाए तो इट वाज कंडक्टेड इन छत्तीसगढ़, वहीं से इन्होंने ये सिल्वर मेडल ग्रैब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये बिहार का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। आपके ऑप्शंस हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट या फिर श्योहार डिस्ट्रिक्ट। आंसर होगा इन द पटना डिस्ट्रिक्ट द बिहार फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वुड बी डेवलप्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितने एकड़ लैंड में बनेगा अगर पूछ लिया जाए तो इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 एकर्स ऑफ लैंड। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो पार्क है इसमें लॉजिस्टिक रिलेटेड सुविधाएं तो दी ही जाएंगी, जैसे कि रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, उसके अलावा जो भी फैसिलिटेशन दी जा सकती हैं वो दी जाएंगी यहाँ पे। जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड मतलब हैंडल्स होंगे या लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी बिजनेस अपना कर रहे होंगे। एक्चुअल में इंडिया को लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ती है जिस वजह से प्रॉफिट इतना नहीं हो पाता जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं। सो इंडिया ने बेसिकली कुछ टारगेट सेट किए हैं कि आने वाले अगले कुछ सालों में हम अपना लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करेंगे। इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें हम एक लॉजिस्टिक पार्क में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज को एकजुट कर देंगे ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो डिक्रीज किया जा सके और प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके। इसी तरीके से बिहार में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है जो कि पटना में बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक बड़ा सा वेयर हाउस होता है जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होती हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का वही मतलब है जो मैंने आपको पीछे बताया कि हर एक अवेलेबल टेक्नोलॉजी और अवेलेबल रिसेंट सोर्स वहां पे होगा, मौजूद होगा। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होता है, मैकेनाइज्ड हैंडलिंग होती है, लार्ज व्हीकल का पार्किंग का सुविधा होता है और कस्टम क्लियरेंस होता है। बिहार में अभी तक कोई भी सिंगल लॉजिस्टिक पार्क नहीं था। इसकी फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे जो ई कॉमर्स की कंपनीज हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकती हैं। जैतिया विलेज जो है पटना डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास में इसको बनाया जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली। आप ध्यान रखेंगे अम्स दरभंगा 4 लेन जो है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कर दी जाएगी। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अगर डिफरेंट ई कॉमर्स की कंपनीज अपना सामान इस लॉजिस्टिक पार्क में स्टोर करना चाहती हैं तो उनको रोड कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा ये न्योरा दियावान रेलवे लाइन के भी पास रहेगा और यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी की भी सुविधा होगी। ई कॉमर्स कंपनी का जो बिजनेस है वो बिहार में एक्सपैंड हो रहा है। इसके लिए हमें जरूरी है यहाँ पे वेयर हाउस को क्रिएट करना, क्योंकि अभी तक उनके प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पे वेयर हाउस नहीं है, इसीलिए ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क जो है बेसिकली वो इनफ स्पेस उनको प्रोवाइड कर देगा जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। इससे उनका बिजनेस जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा बिहार के एरिया में और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लॉजिस्टिक पार्क में अरेंज भी किया जाएगा अगर उनको सामान अपना यहाँ पे सबमिट करना है या फिर यहाँ से रिलीज करवाना है। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।